हम आपकी हिस्ट्री में चैप्टर 7 स्टार्ट ले रहे हैं, ट्राइब्स, नोमाड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। आपकी हिस्ट्री के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये है हमारा लेक्चर 190, पेज नंबर 91 पे है ये लेक्चर आपकी हिस्ट्री के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। सो चैप्टर 7 ट्राइब्स, नोमाड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। सो आपने पहले हम टाइटल समझते हैं। ट्राइब्स का मतलब क्या होता है? सो ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति। जनजाति का मतलब जो लोग जिनका एक ही लीडर हो, एक ही भाषा फॉलो करते हो, एक जैसे कपड़े पहनते हो, मतलब एक तरह की जाति, वो ट्राइब्स कहते हैं उसे। नोमाड्स वो लोग होते हैं जिनका कहीं फिक्स रहने का होता नहीं है, वो घूमते रहते हैं। मतलब नई जगह जाएंगे, नया काम करेंगे, फिर नई जगह जाएंगे, नया काम, कहीं एक जगह रहते नहीं हैं। सेटल कम्युनिटीज मतलब जो लोग एक ही जगह अपना घर बनाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं नौकरी करते हैं, उन्हें सेटल कम्युनिटीज कहते हैं। सो ट्राइब्स, नोमाड्स और सेटल कम्युनिटीज के ऊपर ये हमारा चैप्टर 7 हिस्ट्री का एनसीईआरटी लेक्चर 190 में पढ़ेंगे। आपने चैप्टर्स 2, 3 और 4 में देखा कि किस तरह से हमारे जो किंगडम्स बने एंड फिर उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम भी हुई। सो ये सब हो रहा था। सो नया आर्ट, नया क्राफ्ट, नई प्रोडक्शन एक्टिविटीज टाउन्स और विलेजेस में एंटर हो रही थी। सदियां बीत गई, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगे कंट्री में। पर जो सोशल चेंज था वो हर जगह एक जैसा नहीं था। सोशल मतलब सामाजिक चेंज मतलब धर्म, जात, ये सब, क्योंकि अलग अलग तरह की सोसाइटीज अलग अलग तरह से ग्रो हो रही थी। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है समझना कि ये कैसे और कब हुआ। अगर आप देखोगे कि इंडिया के बहुत से हिस्सों में सोसाइटी ऑलरेडी डिवाइडेड थी वर्ण के हिसाब से, डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ण। दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय ब्राह्मण्स वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम। ये जो वर्ण के हिसाब से हमारी सोसाइटी डिवाइड थी, किसने ये किया? ब्राह्मणों ने ये रूल दिया। सो सब रूलर्स ने इसे अपनाया। ऊंच और नीच मतलब गरीब अमीर के बीच में फर्क, वो तू ऊंचा मैं नीचा, वो फर्क। तो ये वर्ण की वजह से ये बढ़ता गया, मतलब गरीब और अमीर के बीच में अंतर बढ़ता गया। वर्ण सिस्टम है तो सब बढ़ता गया फर्क। गरीब को गरीब बोला जाने लगा, अमीर को अमीर, इस तरह से। दिल्ली सुल्तान्स के अंदर और मुगल्स के अंदर हियरार्ची बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। मतलब और भी ज़्यादा जब दिल्ली सुल्तानों ने इंडिया में राज किया और फिर मुगलों ने राज किया, तो ये जो गरीब और अमीरों के बीच की दीवार है वो और बढ़ती गई। गरीब और गरीब हो रहा था, अमीर और अमीर हो रहा था। सो ये उस टाइम इंडिया की हालत थी। कब? कुछ सदियों पहले, कुछ सेंचुरीज पहले ये थी इंडिया की हालत। तो अब हम पढ़ेंगे ट्राइबल क्या होता है, ट्राइबल सोसाइटीज क्या है। सो बड़ी बड़ी सिटीज से आगे होती है ट्राइबल सोसाइटीज। सो बहुत सारी जातियां थी सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट का मतलब इंडिया। सो उस टाइम बहुत सारी सोसाइटीज थी सब कॉन्टिनेंट में जो सोशल रूल्स और रिचुअल्स फॉलो नहीं करते थे, मतलब ब्राह्मणों के हिसाब से नहीं चलते थे। भाई ब्राह्मण जो रीति रिवाज बोलते थे या ब्राह्मणों जो वर्ण सिस्टम दिया था वो फॉलो नहीं करते थे। और नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, और वो लोग अलग अलग अनइक्वल क्लासेस में भी डिवाइडेड नहीं थे। तो इन सोसाइटीज को ट्राइब्स कहा जाता है। ट्राइब्स किन्हें कहा जाता है? जहाँ पे ब्राह्मणों के हिसाब से लोग नहीं चलते हैं, उनका एक अपना ही ग्रुप होता है, अपने जैसे लोग होते हैं, कपड़े, खाना, पहनना एक जैसा पहनते हैं। मतलब एक तरह की, आप कहते हैं ना, एक तरह की जाति साथ में रहती है सुख में दुख में। और ये लोग बहुत बाहर वालों के रिचुअल्स फॉलो नहीं करते हैं, ब्राह्मणों के रिचुअल्स फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। सो इन्हें ट्राइब्स कहा जाता है। सो ट्राइब्स किसे कहा जाता है कि देयर वर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज। सो मैनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट में सोसाइटीज थी, डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स। तो ये जो रीति रिवाज थे जो ब्राह्मण बताते थे उसको फॉलो नहीं करते थे।
नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, तो वो अनइक्वल क्लासेस में भी डिवाइडेड नहीं थे। इन सोसाइटीज़ को ट्राइब्स कहा जाता है। ठीक है, सो बहुत सोसाइटीज़ थी इंडिया में जो ये रीति रिवाज फॉलो नहीं करते थे, ब्राह्मणों द्वारा जो दिया जाता था, और ये अलग अलग क्लासेस में भी डिवाइडेड नहीं थे, अनइक्वल क्लासेस में कोई भेदभाव नहीं। इन सोसाइटीज़ को ट्राइब्स कहा जाता है। सो ट्राइब्स वो हैं जो ब्राह्मणों के रीति रिवाज नहीं मानते हैं, जो अपने हिसाब से, अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं। पेज नंबर 92। सो हर ट्राइब के मेंबर्स में एक भाईचारा था। किनशिप बॉन्ड मतलब एक भाईचारे की भावना के साथ रहते थे। और बहुत सारी ट्राइब्स ने अपनी लिवलीहुड मतलब जीवन जीने का साधन, तो वो लोगों ने अब एग्रीकल्चर को अपना जीवन जीने का साधन बनाया। सो मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर को उन्होंने जीवन जीने का साधन बनाया। अदर्स वर हंटर गैदरर्स और हर्डर्स, जो बाकी थे वो या तो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, या हर्डर्स थे। Most often they combined these activities to make full use of natural resources of the area in which they lived. कई बार ये क्या करते थे, इन सब एक्टिविटीज़ का वो पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते थे, ताकि जिन एरियाज़ में वो रहते थे वहाँ का सारा सामान वो यूज़ करते थे। कुछ ट्राइब्स नोमैडिक होते थे। नोमैडिक का मतलब मैंने आपको बताया, घूमने वाले, मतलब एक जगह नहीं टिकते थे। Some tribes were nomadic and moved from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। A tribal group controlled land and pastures jointly and divided these amongst households according to its own rules. So जो tribal group होते थे, tribal group का मतलब ये जो कबीले होते थे या ये जो ग्रुप्स होते थे, ये क्या करते थे, ज़मीन पे अपना कब्जा कर लेते थे। और पास्चर्स मतलब जहाँ गायों को चराया जाता है, तो उन लैंड्स पे, पास्चर्स पे अपना कब्जा कर लेते थे और उसे डिवाइड करते थे घरों के बीच में अपने रूल्स के हिसाब से। मतलब ये लोग किसी और के हिसाब से नहीं, खुद ही ज़मीन ढूंढते थे, खुद रहते थे, पर मिलजुल के रहते थे। सो इस तरह से ये लोग एग्रीकल्चर करके अपना जीवन गुजारते थे। Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. जो अलग अलग बड़े बड़े कबीले थे वो जो है इंडिया के अलग अलग भागों में रहते थे। They usually lived in forest, hills, deserts and places difficult to reach. So ये लोग अलग अलग जगह पे रहते थे। फॉरेस्ट में रहते थे, हिल्स में रहते थे, डेजर्ट्स में, वहाँ पे पहुँचा भी ना जा सके उतना दूर दूर रहते थे। Sometimes they clashed with more powerful caste-based societies. तो कई बार ये लोग झगड़ा भी करते थे दूसरी सोसाइटीज़ के साथ, मतलब दूसरी कास्ट के साथ ये लोग झगड़े भी करते थे। काफ़ी तरह से ट्राइब्स ने, जो ये ट्राइब थे, जो कबीले वाले थे, इन्होंने अपनी जो आज़ादी बनाए रखी थी और ये इनका अपना ही कल्चर होता था। पर जो कास्ट बेस्ड और ट्राइबल सोसाइटीज़ थी वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी थी, एक दूसरे पे निर्भर थी। तो ये रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट का, झगड़े का, डिपेंडेंस का, सो दोनों आंखें धीरे धीरे बदलती गई। मतलब धीरे धीरे ट्राइबल सोसाइटीज़ एक दूसरे को बदलने लगी। अब ये ट्राइबल पीपल हैं कौन, ये जो कबीले वाले लोग हैं कौन? सो जो हिस्टोरियंस हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनको इन ट्राइब्स के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम एक्सेप्शंस हैं अपार्ट ट्राइबल पीपल, क्योंकि ये ट्राइबल लोग कुछ लिखा हुआ छोड़ के ही नहीं गए हैं, पर उन्होंने अपने जो उनके कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो उन्होंने बना के रखे हैं। वो अपनी जनरेशन को, हर जनरेशन को अपने रीति रिवाज सिखा के गए हैं। तो उन्होंने ये सारी जो इनकी परंपराएं हैं, इनसे स्टोरीज लिखना चालू कर दिया हिस्टोरियंस ने। सो जो ट्राइबल पीपल हैं वो हमेशा आपको हर जगह दिखेंगे, इंडिया के हर कोने में। तो उनकी अलग अलग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, कुछ पावरफुल ट्राइब्स ने तो बड़ी बड़ी जगहें भी हड़प ली। जैसे कि पंजाब में खोखार ट्राइब ने वो पंजाब की टेरिटरी हड़पी। इन पंजाब द खोखार ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल। लेटर द गखर्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। फिर ये गखर ट्राइब इम्पॉर्टेंट हुई। पंजाब में खोखर और फिर गखर।
इनके जो चीफ थे जिसका नाम था कमाल खान गखर, उनको एम्परर अकबर ने मनसबदार बनाया, मतलब उनको एक अच्छी पोजीशन दी। कमाल खान गखर को एम्परर अकबर ने मनसबदार बनाया। मुल्तान और सिंध में द लांघास एंड अरगुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। मुल्तान और सिंध में जो लांघास थे, अरगुन्स थे, वो उन्होंने डोमिनेट की एक्सटेंसिव रीजन्स, मतलब लांघास और अरगुन्स ने बड़ी बड़ी रीजन्स, मतलब बहुत सारी जगहों के अपने अंडर कर दिया। इसके बाद द बालोचीज भी लार्ज और पावरफुल ट्राइब थे। ये नाम देखो इन ट्राइब्स के, खोखार, गखर, लांघास, अरगुन्स, बालोचीज, ये सारे इन ट्राइब्स के नाम हैं। सबसे लार्ज और पावरफुल थी बालोचीज। सो बालोचीज ट्राइब नॉर्थ वेस्ट में थी। कहाँ थी? नॉर्थ वेस्ट। तो ये डिवाइडेड थी बहुत छोटी छोटी क्लैन्स में, अलग अलग चीफ होते थे। क्लैन क्या होता है? क्लैन का मतलब उनका ग्रुप, ठीक है, ग्रुप को क्लैन बोला जाता है। तो इनके अलग अलग चीफ होते थे। वेस्टर्न हिमालय में शेपर्ड ट्राइब रहती थी, इनको गड्डीज कहा जाता था। वेस्टर्न हिमालय में शेपर्ड ट्राइब रहती थी, इसे गड्डीज कहा जाता था। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाय ट्राइब्स नागास, अहम्स एंड मैनी अदर्स। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी बहुत सारी ट्राइब्स थी। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नागास, अहम्स, ये सारे नाम है, बहुत विचित्र नाम है पर याद रखने पड़ेंगे। ये सब ट्राइबल्स के नाम है, ट्राइबल एरियाज के नाम है, इन ट्राइब्स के नाम है। आज का जो बिहार है और आज का जो झारखंड है, चेरो चीफडम्स हैड इमर्ज्ड बाय द 12th सेंचुरी। चेरो ट्राइब चालू हुई थी कहाँ? बिहार और झारखंड में। और फिर राजा मानसिंह थे जो अकबर के फेमस जनरल थे, उन्होंने इन चेरोस को हरा दिया 1591 में। राजा मानसिंह ने हराया, जो अकबर के जनरल थे, उन्होंने चेरो ट्राइब को हरा दिया 1591 में। और अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड। उनसे बहुत सारी बूटी मतलब बहुत सारे पैसे लिए गए। औरंगजेब के दौरान मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चेरो फोर्ट्रेसेस एंड सबजुगेटेड द ट्राइब। औरंगजेब ने भी ऐसे ही किया। अंडर औरंगजेब ने भी इन चेरों के जितने भी वो किले थे वो हथिया लिए और इस ट्राइब को अपने अंडर कर लिया। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चेरो फोर्ट्रेसेस एंड सबजुगेटेड द ट्राइब। Mundas and Santals were among other important tribes that lived in region and also in Odisha and Bengal. Mundas और Santals ये भी एक कबीले वालों की ट्राइब थी, मतलब ये भी एक जाति थी। मुंडास, सांतल कहाँ की? ओडिशा और बंगाल की। ये नाम देखो कौन कहाँ है, देखो यहाँ इन दो पेज पे खाली नाम ही नाम है। पंजाब में खोखार ट्राइब थी, फिर गखर, फिर इनका चीफ था कमाल खान गखर, फिर मुल्तान और सिंध में लांघास, ये मुल्तान सिंध अभी पाकिस्तान में है, लांघास और अरगुन्स। उसके बाद ये बालोची, एक और बहुत पावरफुल ट्राइब थी जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थी। इसके बाद हिमालय में गड्डीस ट्राइब थी। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नागास, अहम्स थे। बिहार और झारखंड में चेरो ट्राइब थी जिसको पहले अकबर ने हराया, फिर औरंगजेब ने भी हराया। इसके बाद मुंडास और सांथल थे जो कि ओडिशा और बंगाल की ट्राइब थे। ठीक है, सो ये सब ट्राइब्स थी अलग अलग, ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। महाराष्ट्र, हाईलैंड्स एंड कर्नाटक वर होम टू कोलीस। महाराष्ट्र में और कर्नाटक में कोलीस ट्राइब थी, कोलीस रहते थे। ये भी एक इनकी जाति का नाम है, कोलीस। बेराट्स एंड न्यूमरस अदर्स, कोलीस रहते थे, बेराट्स रहते थे और बाकी ट्राइब्स भी रहती थी। कोलीस आपको गुजरात के एरियाज में भी दिखेंगे। फिर साउथ में बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन थी। साउथ में कोरागास, वेतार्स, मारवाड़स, ये सारे नाम है यार, आपको याद रखने पड़ेंगे।
महाराष्ट्र और कर्नाटक में कोलिस और बेराट्स ट्राइब थी। फिर साउथ में कोरागास, वेटार्स, मारवाड़्स था। फिर जो भील थे इनकी भी बड़ा कबीला था, वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में फैला हुआ था। भील्स ये भी एक ट्राइब थी जो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में पाई गई थी। लेट 16th सेंचुरी में मैनी हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट। फिर आखिर इन ट्राइब्स ने क्या किया, एक जगह सेटल होने का काम किया, एक जगह सेटल हो गए, कुछ जमींदार बन गए। मैनी भील क्लेन्स, काफी जो भील की बस्तियां थी वो हंटर गैदरर्स ही रही। फिर आए गॉन्ड्स। द गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर। गॉन्ड भी एक ट्राइब है, वो भी कहाँ कहाँ पाई जाती थी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। गॉन्ड ट्राइब वहां पे अभी भी पाई जाती है। हाउ नोमाड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। नोमाड्स मतलब जो लोग एक जगह सेटल नहीं होते, मोबाइल पीपल मतलब जो लोग घूमते रहते हैं। तो नोमाड और ये घूमते हुए लोग जीते कैसे थे। तो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट। पैस्टोरलिस्ट क्या होता है, जो जानवरों के साथ, जानवरों का यूज करके अपना पेट पालते हैं, जानवरों का यूज करते हैं। सो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, जो ये नोमैड्स कौन, घूमती फिरती जाति। पैस्टोरलिस्ट मतलब जानवरों का यूज करके, जानवर मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स का ज्यादातर यूज करते हैं। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स। वो अपने एनिमल्स के साथ घूमते थे और वो अपने एनिमल्स के दूध और बाकी प्रोडक्ट्स पे जिंदा रहते थे। और वो क्या करते थे, उनको और कुछ और चीज चाहिए होती थी तो अपने एनिमल्स का वूल, घी ये सब निकाल के जो सेटल्ड लोग थे, मतलब जिन लोगों का घर हुआ करता था, उनके साथ एक्सचेंज करते थे और उनसे गेहूं वगैरह लेते थे। गेहूं, कपड़े, बर्तन, उनसे एक्सचेंज सिस्टम चलता था। पेस्टोरलिस्ट के पास क्या होते थे, पेट एनिमल्स मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे, तो वो दूध, घी, वूल ये सब बेचते थे, मतलब उनको देते थे और सामने उनको दूसरा, जैसे यहाँ देखो एक्सचेंज चल रहा है। देखो ये कुछ यहाँ देने आया है और बदले में गेहूं ले रहा है इससे, ठीक है। मतलब ये अपना जानवर का कुछ देते थे और सामने वाले से कुछ लेते थे, ठीक है। फिर ये लोग क्या करते थे, ये चीजें खरीदते थे, बेचते थे जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और वो इन चीजों को अपने एनिमल्स पे लाद के ले जाते थे। जो बंजारास थे वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमाड्स। बंजारे क्या थे, बंजारास वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमाड्स। नोमाड्स मतलब यही कहते हैं ना, बंजारे कौन होते हैं, जो एक जगह टिकते ही नहीं है, घूमते ही रहते। तो बंजारा इन नोमाड्स में ट्रेडर नोमाड्स थे। ट्रेडर मतलब बिजनेस भी करते थे ये लोग। देयर कारवा वॉज कॉल्ड टंडा। कारवा मतलब इनका पूरा ग्रुप होता था, बहुत बड़ा ग्रुप होता था, इस ग्रुप को टंडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खालजी ने इन बंजारास को यूज किया ग्रेन्स, जो उसका ग्रेन है वो मार्केट में बेचने के लिए। जहांगीर जो है उन्होंने जहांगीर लिखवा के गए हैं अपनी मेमोइड्स में, मतलब वो अपनी तख्तियों में लिखवा के गए हैं कि बंजारा जो थे वो ग्रेन अपनी बुल्लक पे लाद के जाते थे और अलग अलग जगह जाके बेचते थे। वो क्या करते थे, वो जो गेहूं होते थे वो मुगल आर्मी तक पहुंचाते थे। सो विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बुलक्स कैरिंग ग्रेन। मतलब इतने बंजारे इतने ज्यादा थे, आप सोच सकते हो 1 लाख बुलक जाते थे मुगलों की आर्मी को गेहूं पहुंचाने। सो ये जो बंजारा थे इनका किसने यूज किया, बंजारास का यूज सुल्तान अलाउद्दीन खालजी, मतलब जो सुल्तान थे उन्होंने इन बंजारों, क्योंकि बंजारों का काम ही होता था घूमना, तो ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनका यूज किया। फिर दूसरे एक एम्परर थे, बड़े बादशाह, जहांगीर नाम था उनका। जहांगीर बादशाह ने भी बंजारास का यूज किया ग्रेन ले जाने के लिए। किसके लिए, उनकी आर्मी के लिए,
फॉर द मुगल आर्मी। ठीक है, सो 1 लाख से ज्यादा बुलक्स चलती थी। ठीक है, सो ये किसकी हुई? ये नोमाड्स। नोमाड्स मतलब जो फिरते हुए लोग। उनमें बंजारा से एक जात थी जो बहुत फेमस थी। इवन बंजारा वर्ड आपने सुना भी होगा। फिर और भी पेस्टोरल ट्राइब्स थी जो रियर करती थी, पालती थी, बेचती थी एनिमल्स, जैसे कि कैटल, हॉर्सेस। किनको बेचती थी? जो संपन्न लोग होते थे, प्रॉस्परस लोगों को बेचती थी। और जो छोटी छोटी कास्ट होती थी, जो छोटे मोटे काम करते थे, पैटी पेडलर्स मतलब छोटे मोटे काम करके गुजारा करने वाली कास्ट थी, वो भी विलेज से विलेज घूमते थे। और वो क्या करते थे? वो चीजें बनाते थे, जैसे रस्सी बनाना, रीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग, स्ट्रॉ की चीजें बनाते थे, और बोरे बनाते थे, कोर्स सेक्स। सो ये सब चीजें बना बना के बेचते थे। समटाइम्स मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वंडरिंग मर्चेंट्स। सो मेंडिकेंट्स भी एक जात थी। ये लोग भी घूमते हुए वो थे, मर्चेंट्स थे। ये भी मतलब बिजनेसमैन टाइप थे। सो कुछ लोग एंटरटेनर्स भी होते थे जो घूम घूम के नाच गा के अपना पेट भरते थे। ठीक है, सो ये क्या करते थे? कुछ जो ये घूमते फिरते नोमाड्स थे, वो पेस्टोरल ट्राइब्स थी, वो अपने जानवरों से अपना जीवन चलाते थे। कुछ लोग छोटे मोटे काम करते थे, पैटी पेडलर्स मतलब छोटे मोटे काम करके अपना जीवन चलाते थे। और कुछ मेडिकेंट्स थे जो घूमते फिरते अपना काम करते थे। सो कई फिर क्या करते थे? कई नाच गा के अपना पेट भरते थे। फिर जो है सोसाइटी बदली, नई कास्ट आई, नए लोग आए। सो जैसे जैसे सोसाइटी बदली, समाज बदला, लोगों में अलग अलग क्षमताएं होने लगी, न्यू स्किल्स मतलब उनको नई नई चीजें आने लगी। जो छोटी कास्ट या छोटी जातियां थी वो ऊपर उठने लगी। फिर ब्राह्मणों में भी एक नई कास्ट आ गई। दूसरी तरफ बहुत ट्राइब्स और सोशल ग्रुप्स में कास्ट बेस्ड सोसाइटी में अपनी जगह बना दी और उनको भी जाति बोल दिया गया। तो जैसे कि कड़िया स्मिथ, कड़िया आर्टिसंस, स्पेशलाइज्ड आर्टिसन, स्मिथ्स, कारपेंटर एंड मेसन्स वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज सेपरेट जातिस बाय द ब्राह्मण्स। तो ये जो कड़िए काम करने वाले हैं, लोहार हैं, इन सब मैशन हैं, इन सब को भी एक सेपरेट जाति बनाया ब्राह्मणों ने। जातिस रादर देन वर्ण बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। अब जातियों का यूज होने लगा। पहले क्या वर्ण सिस्टम चलता था, अब क्या होने लगा? जाति। सो जाति जैसे कि भाई जो ये लोहार का काम करता है, जैसे हम आप इवन आज भी आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि ये लोहार जात है, ये कड़िया जात है। ठीक है, आप सुनते हो ऐसे शब्द। सो ये जात, फिर इनको जातियों में गिना जाने लगा। और क्षत्रियस जो होते थे, क्षत्रियस कौन सी? क्षत्रियस वर्ण होता था, लड़ने वाले लोग होते थे। सो क्षत्रियस न्यू राजपूत क्लैन्स बिकेम पावरफुल बाय 11th-12th centuries. They belong to different lineages such as हुनास। क्षत्रियों में भी अलग अलग जातियां आने लगी। अमंग द क्षत्रियास नई न्यू राजपूत क्लैन्स बिकेम पावरफुल। कौन कौन सी आने लगी? सच एज हुनास, चांडेल्स, चालुक्यास और अदर्स। ये सब क्या थी? क्षत्रियों की जाति थी। क्षत्रिय के साइलेंट है। सो क्षत्रियों में कौन कौन सी जातियां फेमस होने लगी? हुनास, चांडेल्स, चालुक्यास। इनमें से इनकी पहले भी और भी कबीले रह चुके थे। इन जातियों को राजपूत ही कहा जाने लगा। हुनास, चांडेल्स, चालुक्यास को सम ऑफ दीस मतलब थे ट्राइब्स, ये थे कबीले वाले, पर आगे जाके इनको राजपूत बोला गया। फिर धीरे धीरे ये जो ओल्डर रूलर्स थे, जो पुराने रूलर्स थे जो एग्रीकल्चर एरियाज में, सो एक डेवलप्ड सिटी इमर्ज होने लगी और बड़े बड़े स्टेट्स बनाने लगे। ठीक है, तो क्षत्रियों में भी, राजपूतों में भी नई नई जातियां आई, जैसे कि हुनास, चांडेल्स, चालुक्यास। ठीक है,
फिर जैसे ये राजपूत क्लेन्स आगे बढ़ी, जैसे ये राजपूत जातियां आगे बढ़ी, सो द राइज ऑफ राजपूत टू देयर पोजिशन सेट एन एग्जाम्पल टू फॉलो। फिर ये जो कबीले वाले थे उनको फॉलो करने लगे। फिर ब्राह्मणों ने सपोर्ट किया, तो धीरे धीरे इस कास्ट सिस्टम का जो बहुत सारे ट्राइब्स थे वो पार्ट बन गए। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। मतलब अगर आपको हाई क्लास ज्वाइन करना है, रूलिंग क्लास ज्वाइन करना है, तो आप ट्राइबल फैमिली कैसी होनी चाहिए? लीडिंग, मतलब लीडर होना चाहिए। अ लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर जातिस ऑफ कास्ट सोसाइटी। तो जो ऊंचे घराने वाले थे, जो ट्राइबल सोसाइटीज में लीडर्स थे, उनको ऊपर वाली जात में रखा गया, और जो लोअर बाकी के थे उन्हें लोअर जाति में रखा गया। दूसरी तरफ बहुत जो डोमिनेंट ट्राइब थी, दूसरे डोमिनेंट कबीले वाले थे पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, मतलब इस्लाम हो गए, उन्होंने रिलीजन धर्म अपना लिया इस्लाम का। सो मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एडॉप्टेड इस्लाम। मतलब हर कोई अपनी अपनी जाति बदल रहा था। They continued to reject the caste system. The unequal social order prescribed by unorthodox Hinduism was not widely accepted in this area. जिन्होंने इस्लाम अपनाया उनको हिंदुओं का सिस्टम समझ नहीं आया। जो हिंदुओं का कास्ट बेस्ड सिस्टम था कि तुम ये जात, तुम ये जात, तुम वो जात, उनको वो नहीं समझ आया। उनको इस्लाम धर्म सही लगा। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स भी बने, अलग अलग राज्य बने। मतलब ट्राइबल पीपल की लाइफ में जो ये समाज में बदलाव आया, तो इस तरह से इसके हिसाब से नए नए स्टेट्स भी बने। तो अब हम दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे दो ट्राइब्स के। पहली ट्राइब है द गॉन्ड्स, GONDS। द गॉन्ड्स पहली ट्राइब है। सो गॉन्ड्स कौन थे? द गॉन्ड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना और अ कंट्री इनहेबिटेड बाय गॉन्ड्स। गॉन्ड्स कौन थे? गॉन्ड्स जाति जंगलों में रहती थी, और ये कहाँ रहती थी? एक देश था गोंडवाना, वहां रहते थे। गोंडवाना देश का नाम इसलिए था क्योंकि वहां गॉन्ड्स रहते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। ये लोग क्या करते थे? दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें पहले एक जगह खेती की जाती है, फिर जब खेती हो जाए फिर उस पहले जमीन को जलाया जाता है। पहले क्या करते हैं? पहले एक जमीन पे जाते हैं। समझो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या, मैं फिर से बताती हूँ। सपोज फॉरेस्ट का एक लैंड पसंद करो, फिर उस लैंड को जाके काट दो, उसके सारे पेड़ पौधे सब काट दो, फिर वो क्लियर कर दो को लैंड, फिर उसको जला दो। फिर जलाने के बाद वो सारा पोषण मिट्टी में आ जाएगा, फिर तुम अपनी फसल उगाओ। फिर जब तुम फसल उगाओगे फिर वो फसल काट दो। फिर फॉरेस्ट का दूसरा टुकड़ा पकड़ो, फिर वहां पे भी पहले पूरा वो क्लियर कर दो एरिया, फिर उसको जला दो वो एरिया को, फिर उसमें प्लांटिंग करो, मतलब फिर फसल उगाओ और फिर काटो। ऐसे क्या करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्ट टुकड़ा टुकड़ा पसंद करते थे फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट के एक हिस्से में, फिर दूसरे हिस्से में, तीसरे हिस्से में। द लार्ज गॉन्ड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉलर क्लैन्स। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय। सो ये गॉन्डों के अलग अलग राजा थे। दिल्ली सुल्तानों का जो पावर कम होता जा रहा था, धीरे धीरे उस टाइम दिल्ली सुल्तानों का पावर कम होता जा रहा था, तो जो गॉन्ड राजा थे उनका पावर बढ़ता जा रहा था। अकबरनामा जो किताब है, जो कि अकबर के बारे में है, उस किताब में दिखाया गया है कि जो गॉन्ड थे, ये जो गॉन्ड जाति थी, गॉन्ड किंगडम ऑफ घरह कटंगा, गॉन्ड के एक राज्य का नाम था घरह कटंगा। क्या नाम था? घरह कटंगा। क्या था वो? किंगडम था। किसका? गॉन्ड लोगों का। गॉन्ड लोगों का एक राज्य था जिसका नाम था घरह कटंगा, और इस घरह कटंगा में 70,000 विलेजेस थे, 70,000 विलेजेस थे। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम्स वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड। अब क्या हो गया? ये जो गॉड्स का सिस्टम था एकदम सेंट्रलाइज हो गया, मतलब एक ही जगह सारे फैसले होते थे। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या हो गया? सेंट्रलाइज्ड हो गया। किनका? गॉड्स का।
द किंगडम वॉज डिवाइडेड, कौन सा किंगडम? घरकटंगा। क्या नाम है किंगडम का? घरकटंगा। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू घरस, घर में। इनका किंगडम किस में डिवाइड किया गया? घर्स में डिवाइड किया गया। ईच घर वॉज कंट्रोल बाय अ पर्टिकुलर गॉन्ड क्लेन, हर घर एक गॉन्ड क्लेन द्वारा चलाया जाता था। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट ऑफ 84 विलेज कॉल्ड 84। टोटल 84 विलेजेस में डिवाइड किया गया जिसे 84 कहते हैं। फिर 84 को आके डिवाइड किया गया बारोट्स में, जिनके अंदर 12 विलेजेस आते हैं। ठीक है, क्या हुआ फिर से देखो। टोटल 70,000 विलेजेस थे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इन किंगडम्स का सेंट्रलाइज हो गया। किंगडम फिर डिवाइड हुआ, किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू घर, किंगडम घर में डिवाइड हुए। ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय पर्टिकुलर गॉन्ड क्लेन, हर गढ़ में एक गॉन्ड क्लेन थी। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू, फिर हर गढ़ को 84 विलेजेस में डिवाइड किया गया। 84 मतलब 84 हिंदी में, 84 विलेजेस में डिवाइड किया गया, 84 बोलते हैं। फिर उन 84 विलेजेस को भी 12-12 विलेजेस में डिवाइड किया गया, बारोट्स कहते हैं। ठीक है, गढ़ को किस में डिवाइड किया गया? 84 विलेजेस में, और विलेजेस को 12-12 विलेजेस के ग्रुप को किस में? बारोट्स बोला गया। फिर जैसे बड़े बड़े स्टेट्स आए, बड़े बड़े राज्य आए, तो गॉन्ड सोसाइटी थी उनका भी सिस्टम बदला। दे आर बेसिकली ग्रेजुअली गॉड, मतलब इनमें सब इक्वालिटी चलती थी, गॉड्स में इक्वालिटी चलती थी, पर अब इनमें भी अनइक्वालिटी आ गई। ब्राह्मणों को गॉन्ड राजाओं से जमीनें गिफ्ट मिलती थी, तो ब्राह्मणों का भी इनमें मान बढ़ गया। गॉन्ड चीफ थे, जो गॉन्ड के मेन चीफ होते थे, उनको लगा कि हमें अब राजपूत बोला जाए। तो जो अमनदास थे, अमनदास कौन थे? गौंड राजा थे घरकटंगा के, उन्होंने अपना नाम रखा संग्राम शाह। और उनके जो लड़के थे, हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ सलबाहन द चांडेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। मतलब इन्होंने खुद को राजपूतों में शामिल करने के लिए क्या किया? जो गौंड राजा था अमनदास, उसने अपने लड़के दलपत की शादी दुर्गावती से कराई, जो कि राजपूतों की लड़की थी। दलपत की मौत किसी कारणवश जल्दी हो गई, और इसलिए रानी दुर्गावती ने उनके बिहाफ पे रूल करना चालू कर दिया। और उनका एक लड़का था 5 साल का, वीर नारायण। तो रानी दुर्गावती इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उनके अंडर उनका राज्य बहुत तरक्की हुई, उनकी राज्य की। सो रानी दुर्गावती वॉज वेरी केपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन वीर नारायण। मतलब दलपत की तो डेथ हो गई, जो राजा दलपत थे उनकी डेथ हो गई, तो उनकी जो वाइफ थी रानी दुर्गावती, उनका लड़का सिर्फ 5 साल का था, जिसका नाम वीर नारायण था। अब 5 साल का लड़का तो राजा बन नहीं सकता, तो वो उसका लड़का जब तक समझदार हो, बालिग हो, तब तक रानी दुर्गावती ने राज किया। उनके अंदर जो उनका किंगडम था वो बहुत ज़्यादा फैला। 1565 में जो मुगल फोर्सेस थे असफ खान के अंदर, 1565 में मुगल फोर्सेस थे, मुगलों की जो सेना थी, असफ खान के अंदर अटैक किया घरकटंगा को, उनकी राज्य को मुगल फोर्सेस ने अटैक किया। रानी दुर्गावती ने उसका डट के सामना किया, पर वो हार गई और उसने मरना पसंद किया झुकने से। वो झुकी नहीं और मर गई। उनका बेटा भी मर गया, ठीक है, लड़ाई में वो खुद तो मर गई और उनका छोटा लड़का भी, उसकी भी डेथ हो गई। सो इस तरह से घरकटंगा की इस तरह से मुगलों ने छीन लिया। घरकटंगा एक बहुत ही रिच स्टेट था, बहुत ही बड़ा स्टेट था, और वो बहुत पैसा कमाता था। कैसे? इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। वो क्या करते थे? जंगली हाथी बेचते थे दूसरी जगहों पे।
जब मुगलों ने डिफीट किया गौंड्स को, जब मुगल्स ने हराया गौंड्स को, तो उनको उनसे यूज बूटी, बूटी मतलब पैसे मिले बहुत सारे, खजाना भी बोल सकते हो, कॉइन्स का खजाना, एलिफेंट्स का खजाना मिला जब उन्होंने उनको हरा दिया। तो मुगलों ने क्या किया, दे एनेक्स्ड पार्ट ऑफ किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्रशाह एंड अंकल ऑफ वीर नारायण। तो उन्होंने जो ये घरा कट्टंगा था, बहुत हिस्सा तो उन्होंने जीत लिया, और थोड़ा हिस्सा उन्होंने जो वीर नारायण था, जो छोटा लड़का जो डेथ हो गई जिसकी, दुर्गावती के बेटे की, तो उनके अंकल वीर नारायण के अंकल चंद्रशाह को थोड़ा सा हिस्सा दे दिया। घरा कट्टंगा इस तरह से हार गया, पर जो गौंड किंगडम था थोड़ा टाइम चला, इसके बाद भी मुगलों ने थोड़ा जीत लिया तो भी चला, पर आखिर फिर उनको और भी लोगों ने आगे जीता, बुंदेला और मराठा आए, उन्होंने भी, तो घरा कट्टंगा एकदम खत्म ही हो गया। जो गौंड किंगडम था फिर वो वीक होता गया। ठीक है, पहले गौंड किंगडम जो कि घरा कट्टंगा स्टेट था, वो गौंड किंगडम मतलब गौंड लोगों का राज्य जिसका नाम घरा कट्टंगा था। सो घरा कट्टंगा काफी टाइम तक अच्छा रहा, पहले मुगलों ने जीता और उसके बाद धीरे धीरे दे बिकेम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर बुंदेलास एंड मराठास। बुंदेला और मराठाओं के आगे फिर हार गए। इसके बाद दूसरी जाति है अहम्स की। सो अहम्स क्या थे, अहम्स ये दूसरी जाति है। पहले हमने कौन पढ़ा, हमने पहले पढ़े गौंड्स। गौंड्स के राज्य का नाम था घरा कट्टंगा। अब अहम्स, तो अहम्स जाति थी। अहम्स जाति ब्रह्मपुत्र वैली पे आके बसी, मतलब ब्रह्मपुत्र की वादियों में आके बसी। कहाँ से आई थी ये अहम जाति, कहाँ से आई थी, म्यांमार से आई थी। म्यांमार से आके कहाँ बस गई, ब्रह्मपुत्र वैली में। उन्होंने नया राज्य बनाया अपना खुद का, किसको हरा के, भुयंस को हरा के। अहम ने किसको हराया, सो दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग भुयंस। ठीक है, भुयंस जो कि वहां के जमींदार थे उनको हरा के उन्होंने अपना राज्य बनाया। 16th सेंचुरी में उन्होंने दे एनेक्स द किंगडम्स ऑफ चूथियास एंड ऑफ कोच हाजो एंड सबजुकेटेड मैनी अदर ट्राइब्स। धीरे धीरे उन्होंने बाकियों के भी राज्य लूटने चालू कर दिए, जैसे कि चूतियास भी एक राज्य था जो कि अहम वाले लोगों ने लूटा, मतलब अपने हाथ किया उनका राज्य। फिर कोच हाजो, इसको भी जीता। द अहम्स बिल्ट अ लार्ज स्टेट, और ऐसे सबके लूट के बियॉन्स का राज्य जीता, चूतियास का, कोच हाजोस का। सो इन सब के राज्य जीत के उन्होंने क्या किया, अपना बड़ा राज्य बना लिया। किसने, अहम ने। उन्होंने फायर आर्म्स का यूज किया। फायर आर्म्स मतलब गोलीबारी का भी यूज किया ताकि वो जीत पाए। बाय द 1660s दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स, मतलब गोला बारूद ये लोग अच्छा बना पाते थे। पर इनको भी जीतने आ गए बहुत सारे लोग। In 1662 the Mughals under मीर जुमला attacked the अहम किंगडम। 1662 में जो मीर जुमला राजा थे, किनके, मुगलों के, उन्होंने अहम किंगडम पे इन्वेशन किया, मतलब उसे अटैक किया। अहम वालों ने बहुत अच्छे से अपने आप को बचाने की कोशिश की पर वो हार गए। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, पर मुगलों का राज्य बहुत लंबा चला नहीं। अब ये जो अहम राज्य था वो फोर्स्ड लेबर पे डिपेंडेंट हो गया। फोर्स्ड लेबर मतलब उनसे जबरदस्ती गुलामी कराई जाती थी मुगलों से जीत के बाद, मतलब मुगलों ने जीत लिया। सो अहम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर, उनसे जबरदस्ती जो है लेबर कराया जाता था। लेबर मतलब काम करा, लेबर स्लेव जैसा काम कराया जाता था, जबरदस्ती काम लिया जाता था। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स। सो ये कौन थे, इन लोगों को जबरदस्ती काम कराया जाता था राज्य के लिए, अहम के लिए, उन्हें पैक्स कहा जाता था, PAIKS। फिर उन सारी इनकी जनगणना हुई, मतलब काउंटिंग हुई। तो ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पैक्स बाय रोटेशन। पीपल है फ्रॉम धीरे, मतलब ये पैक्स कौन थे, फोर्स्ड लेबरर थे। फोर्स्ड लेबरर मतलब इनसे जबरदस्ती काम लिया जाता था।
फिर गिनती हुई तो हर विलेज को अपने यहाँ से पैक्स भेजने पड़ते थे। क्यों? अहम स्टेट की देखभाल के लिए। मतलब वहाँ भाई सड़कें बनाना हुआ, कुएं बनाना हुआ, तो इनसे ऐसे ही काम लिया जाता था, पैक्स से, PAIKS, एक तरह के गुलाम ही हुए। पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज, जो बहुत ज़्यादा आबादी वाले जगह थी, वहाँ से वो लोग कम आबादी वाली जगह पे जाने लगे। तो इस तरह से जो ये अहम की जाति थी वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगी। जो 17th सेंचुरी का पहला हाफ था, सो इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी सेंट्रलाइज्ड हो गया। सेंट्रलाइज्ड मतलब एक ही राजा एक ही जगह पे सारे फैसले। पहले क्या था, अलग अलग हिस्से से थे। जो सारे बड़े आदमी थे, एडल्ट मेल्स, मतलब जो जवान लड़के होते थे, वो आर्मी में काम करते थे। सारे जवान लड़के आर्मी में काम करते थे, जवान आदमी। और बाकी टाइम ये लोग क्या करते थे, पैक्स का काम, मतलब जबरदस्ती उनसे बिल्डिंगें बनवाई जाती थी, डैम्स, इरिगेशन और बाकी काम कराया जाता था। ये अहम जाति जो थी, अहम राज्य था, इन्होंने नए तरीके से चावल उगाना भी सिखाया। अहम की जो सोसाइटी थी वो भी क्लैंस में डिवाइडेड थी। क्लैंस मतलब इनमें भी अलग अलग डिवीजन थे। क्लैन क्या होती है, छोटी छोटी जातियां। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस, आर्टिसंस इन द अहम एरियाज केम फ्रॉम एडजॉइनिंग किंगडम्स। इनमें कड़िया जात नहीं थी, आर्टिसन जात नहीं थी। सो बाजू वाले राज्यों से जो आर्टिसंस वो इनके राज्य में आते थे। सो ये जो क्लैन है, क्लैन को खेल भी कहते हैं। इनकी जो क्लैन थी, ये जो जाति थी, वो बहुत सारे विलेजेस कंट्रोल करती थी। पीजेंट, फार्मर को जमीन कौन देते थे, विलेज वाले ही देते थे। फार्मर को अगर लैंड दे दिया तो राजा का भी हक नहीं है किसी का लैंड ले ले, मतलब राजा तक उनका लैंड नहीं ले। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट कम्युनिटीज कंसेंट। जब तक अहम राज्य से कोई हाँ, मतलब सब लोग हाँ ना बोले, तब तक राजा को भी उनकी जमीन नहीं मिलती थी। राजा को भी अगर जमीन चाहिए तो इनसे पूछना पड़ता था, अहम से। अहम लोग अपने खुद के कबीले के भगवानों की पूजा करते थे। अहम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, खुद के उनके भगवान थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी, हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज्ड, पर धीरे धीरे ब्राह्मणों का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता गया। टेम्पल्स और ब्राह्मण वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। जो टेम्पल्स थे, ब्राह्मण थे, उनको लैंड दिए गए, किसके द्वारा, किंग द्वारा। इन द रेन ऑफ शिव सिंह, जो शिव सिंह का शासन चला, हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन। सो हिंदुइज्म क्या हो गई, मेन रिलीजन हो गई शिव सिंह के शासन के दौरान। पर जो अहम लोग थे उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल बिलीफ नहीं छोड़ी, भले वो हिंदू में कन्वर्ट हो गए। अहम लोग किस में कन्वर्ट हो गए, हिंदू में। पर उन्होंने शिव सिंह के शासन के दौरान उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, अहम वालों ने, अहम राज्य वालों ने। पर उन्होंने अपनी जो उनकी जो रिचुअल्स थे, अपना जो सब था, वो उन्होंने नहीं छोड़ा। जो अहम सोसाइटी थी बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना, शोशा वाली और अच्छे ऐसे। पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स। जो वहाँ के जो पोएट थे, जो वहाँ के बड़े बड़े स्कॉलर्स होते थे, उनको जमीनें दी जाती थी गिफ्ट में। मतलब वो लोग बहुत कला प्रेमी लोग थे। थिएटर को बहुत इनकरेज किया जाता था, जो प्लेस होते थे, नाटक होते थे, उनको इनकरेज किया जाता था। जो संस्कृत के जो काम है, संस्कृत की किताबें हैं, उनको उनकी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता था। हिस्टोरिकल वर्क मतलब जो हिस्ट्री के जो काम थे, उनको ये लोग बुरंजीस बोलते थे, बुरंजीस। सो उसको भी उन्होंने अहम लैंग्वेज में लिखा और फिर आसामीज में लिखा। सो ये किसके बारे में था, अहम स्टेट के बारे में। पहले आपने घरकटंगा स्टेट पढ़ा जो कि गौंड्स का स्टेट था, फिर आपने अहम स्टेट के बारे में पढ़ा जो अहम का ही स्टेट था। तो इस पूरे चैप्टर में ये दो स्टेट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ना और लिखना भी। कंक्लूजन, ये पूरा चैप्टर पढ़ा क्यों, तो देखो क्या कंक्लूजन है।
तो इतना तो पता लगा कि हमारे देश में बहुत सोशल चेंजेस, समाज में चेंजेस आए हैं। हमने देखा कि जो वर्ण बेस्ड सोसाइटी थी और जो फिर ट्राइबल पीपल थे वो अब इंटरेक्ट करने लगे। दोनों सोसाइटीज़ चेंज हुई, दोनों सोसाइटीज़ ने बदलाव लाए। बहुत सारी ट्राइब्स थी और उन्होंने अलग अलग जो है लिवलीहुड अपनाए। थोड़े टाइम में काफ़ी जो थे वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मर्ज हो गए। कईयों ने कास्ट सिस्टम और हिंदुइज्म दोनों को नकार दिया कि ना हमको कास्ट चाहिए ना हिंदुइज्म चाहिए, वो उर्दू इस्लाम बन गए। सम ट्राइब्स एस्टैब्लिश्ड एक्सटेंसिव, कईयों ने तो अपने राज्य बना लिए, तो इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल हो गए। इस तरह से क्योंकि पावरफुल हो गए तो वो लोग फिर राजाओं के दुश्मन भी हो गए आगे जाके, ठीक है। ये सारी स्टोरी किसकी थी? ये स्टोरी थी हमारे ट्राइब्स, नोमाड्स और सेटल्ड कम्युनिटीज़ की। ओवरऑल आपने लास्ट में जो दो मेन चीज़ें पढ़ी वो अहम पढ़ी और घरा कटंगा, ठीक है। वो आप बहुत ध्यान से लिखना, आप पूरा चैप्टर अच्छे से करना, पर लास्ट में जो ये गॉन्ड्स और अहम आया ना उसको तो बिल्कुल बहुत ध्यान से करना है, गॉन्ड्स को और अहम को। एक एक पॉइंट लिखना, एक भी पॉइंट खानी नहीं है, सारी की सारी पॉइंट्स अच्छे से लिखनी है। विद दिस आई एम कंप्लीटिंग दिस एंटायर चैप्टर 7। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। लास्ट में गॉन्ड्स और अहम को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एंडिंग दिस, राइट ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।